ना कोई खास खूबी, ना कोई बड़ी कामयाबी, बस जिंदगी का एक आम सा मुसाफिर। लेकिन मेरी बहन नीलम, वो अलग थी। उसकी हर अदा में एक ठहराव, एक सुकून था। वो एक मुकम्मल पर्देदार, इबादत गुजार लड़की थी। घर में जब भी उसे देखता, वो या तो कुरान पढ़ रही होती या तस्बीह के दाने उसकी उंगलियों में होते। तहज्जुद उसकी आदत थी, और 5 वक्त की नमाज तो जैसे उसकी सांसों में रची हुई थी। शादी के बाद मेरी बीवी ने घर में कदम रखा, तो मैं चाहता था कि दोनों बहन और बीवी एक दूसरे की हमरास बने। लेकिन शुरू दिन से ही एक अजीब सा सख्तपन महसूस होता। मेरी बीवी नीलम के बारे में कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक दिन शाम को काम से वापस आया तो बीवी मेरे पास आकर बैठ गई। चाय का कप मेरे हाथ में देते हुए बोली, आपकी बहन तो जैसे वलीउल्लाह बनी फिरती है। हर वक्त कुरान, हर वक्त नमाज। कुछ और भी आता है उसे या नहीं? मैं चौंका, लेकिन गुस्से को दबाकर बोला, तुम्हें क्या मसला है उससे? वो जो भी करती है अपने रब के लिए करती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। वो हंस पड़ी, एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ। हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं वो कितनी नेक है। मुझे तो लगता है सिर्फ दिखावा है। मैं खामोश हो गया, दिल में चुभन हुई। मैं जानता था नीलम ऐसी नहीं है, लेकिन ये शिकवा बीवी के मुंह से बार बार सुनना तकलीफ दे था। मैंने कई बार बीवी को समझाने की कोशिश की, वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, थोड़ा लिहाज कर लिया करो। मगर वो हमेशा कहती, मैं सब जानती हूँ, नेकी के पीछे छुपी चालाकियां बहुत देखी है मैंने। मैं हैरान होता कि वो ऐसा क्यों कहती है। नीलम ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। हर वक्त अदब से बात करती, घर के कामों में हाथ बटाती और अपना कमरा तक खुद साफ रखती। वो कभी किसी के मामले में दखल नहीं देती थी। फिर आखिर उसे चिढ़ने की क्या वजह हो सकती है? नीलम के अल्फाज अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, भाईजान, मुझे तलाक हो गई है। पिछले हफ्ते वो खामोशी से मेरे पास आई थी और कुछ कहे बगैर जमीन को देखती रही थी। उसके चेहरे पर ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक अजीब खालीपन, जैसे कोई अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका हो। जब उसने तलाक का बताया तो मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, शायद मैं जानना भी नहीं चाहता था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने बताया, शौहर ने कहा कि वो मजीद मेरा खर्च नहीं उठा सकता। कहता है उसने कोशिश की, लेकिन मैंने कभी रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं की। मैं खामोश रहा। बीवी किचन में थी। नीलम को देखकर एक पल के लिए रुकी, फिर बगैर कुछ कहे पलट गई। मैंने नीलम से कहा, तुम फिलहाल यहीं रहो, तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। अगले दिन मैं नीलम के कमरे के लिए नई चादरें और एक पंखा लेने बाजार गया। जब लौटा तो देखा कि वो कालीन पर बैठी कुरान पढ़ रही थी। मैंने सर हिलाया और कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद बीवी ने बात छेड़ी, कब तक रहेगी आपकी बहन यहाँ? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, जब तक चाहे। तो क्या अब उसका सारा खर्च भी आप ही उठाएंगी? उसकी आवाज में तंज था। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो क्या कोई और उठाएगा? बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन खामोशी में एक सवाल लटक गया, क्या वाकई में सारी जिंदगी की जिम्मेदारी निभा सकूंगा? नीलम घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन वो ज्यादातर खामोश रहती। दिन में कभी कभार तस्बीह के साथ बैठी दिखती, या किचन में मेरी बीवी आमना के साथ, मगर दोनों के दरमियान बातचीत कम थी। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया तो आमना सहन में कपड़े डाल रही थी। मुझे देखते ही बोली, आपकी बहन ने आज बाजार से कुछ महंगी चीजें मंगवाई, परफ्यूम, मेहंदी, शैम्पू, ये सब जरूरी था? मैंने हैरत से पूछा, कितने की थी? 5,000 के करीब। मैंने नीलम से बात की। उसने कहा, भाई, तलाक की बात पहली बार कुछ अपने लिए खरीदा, अगर मुनासिब न लगा तो वापस कर देती हूँ। मैंने सर हिलाया, रहने दो, बस आइंदा ख्याल रखना। इस बात पर आमना ने कई दिन तक मुझसे बात नहीं की। मैं ये सब संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब रोजमर्रा अखराजात में भी फर्क आ रहा था। पहले जो चीज महीने में एक बार आती, अब 2 बार मंगवानी पड़ती। नीलम के लिए अलग मेडिसिन, कुछ कपड़े, कुछ जाती जरूरियात। एक दिन नीलम ने कहा, भाई, मुझे एक सिलाई मशीन ली थी, मैं कुछ सिलाई शुरू कर लूं, थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। मैं उसे लेकर करीबी मार्केट गया, वहां से एक दरमियाने दर्जे की मशीन खरीदी। नीलम ने सिलाई शुरू कर दी। चंद दिनों में उसने कुछ मोहल्ले की औरतों के कपड़े सी दिए, थोड़े पैसे भी आने लगे। मैं खुश था कि वो खुद भी कुछ करना चाह रही है, लेकिन आमना को ये भी पसंद नहीं आया कि अब ये हमारे घर को सिलाई सेंटर बना देगी। हर कोई आता है,
बातें करता है, रहने की जगह है या बाजार? मैंने कहा, ये उसका हक है, वो खुद कमा रही है, किसी से मांग तो नहीं रही। आमना ने गुस्से से कहा, हक? किस बात का हक? ये मेरा है और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये पहली बार था जब उसने ऐसे लफ्जों में बात की। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ दिन बाद नीलम के पुराने शौहर का फोन आया। मैंने फोन सुना। उसने कहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नीलम मेरे साथ नहीं चलना चाहती थी। मैंने उसे कई बार समझाया मगर वो वापस आने को तैयार न थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। फोन बंद हुआ तो दिल में एक अजीब सी खालिश रह गई। नीलम दिन ब दिन घर में जैसे गुम होती जा रही थी। वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने देखा वो कमरे में खामोश बैठी, हाथ में पुरानी डायरी लिए कुछ पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? उसने कहा, बस पुरानी यादें देख रही हूँ। इंसान जितना चाहे आगे निकल जाए, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हर सफे के साथ ताजा हो जाते हैं। मुझे लगा जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हो, कुछ ऐसा जो वो बताना नहीं चाहती। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, ये घर तुम्हारा है, जो चाहे वो करना, जो कहना है वो कहना, बस खामोश मत रहना। उसने पहली बार नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। भाई, कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर जवाब होती है। मुझे अभी अंदाजा नहीं था कि ये आगाज था एक ऐसे सफर का जो सिर्फ मेरी बहन की नहीं, बल्कि मेरी अपनी आजमाइश भी बनने वाला था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। खामोशी कुछ ज्यादा गहरी हो चुकी थी। आमना के चेहरे पर मुस्तकिल एक बेजारी सी रहने लगी थी। और नीलम, वो जैसे खुद को किसी अलग दायरे में महदूद कर चुकी थी। लेकिन रोज कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जो असद को अंदर से चुभता। एक सुबह मैं दफ्तर जाने से पहले नाश्ता कर रहा था कि आमना ने प्लेट मेरे सामने रखते हुए कहा, आज भी तुम्हारी बहन ने सारा किचन अपने कब्जे में रखा। मैंने चाय बनाने की कोशिश की तो कहने लगी, आप आराम करें, मैं बना लेती हूँ, जैसे वही सब कुछ जानती हूँ। मैंने प्लेट एक तरफ रखते हुए नरमी से जवाब दिया, नीलम बस तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम दिन भर काम करती हो, वो चाहती है कि कुछ बोझ कम हो। आमना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मदद? ये अपनी नेकी का तासुर गहरा करने की कोशिश। हर वक्त कुरान, नमाज, तस्बीह। मैंने नाश्ता छोड़कर कहा, जो नेकी करे तुम्हें उससे क्या परेशानी है? क्या तुम्हें उसका इबादत करना भी बुरा लगता है? मसला इबादत से नहीं, मसला है उसकी दो चेहरों से। आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आप तो दिन भर दफ्तर में रहते हैं, आपको क्या मालूम? मैंने बहस बढ़ने से पहले खामोशी अख्तियार की, लेकिन ये जुमले मेरे दिमाग में देर तक गूंजते रहे। चंद दिन बाद जब मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा कि नीलम छत पर कपड़े सुखा रही थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, आमना ने फौरन मेरे पीछे दरवाजा बंद किया और कहा, आज तो हद हो गई। मोहल्ले की शाहिदा आई थी, कह रही थी कि नीलम ने उससे कहा कि भाभी नमक तेज डालती है। मैंने हैरत से पूछा, ये बात नीलम ने कही? शाहिदा ने खुद बताया, तुम्हारी बहन के लहजे में ऐसी मिठास है कि जहर भी दे तो लोग शक्कर समझकर खा जाए। तुम बस हर वक्त उसे गलत साबित करना चाहती हो। क्यों? आमना ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानती हूँ वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उन दिनों नीलम ने सिलाई का काम बढ़ा दिया था। मोहल्ले की चंद औरतें शाम के वक्त आकर कपड़े देती, कुछ देर बैठती और चली जाती। आमना को ये आना जाना भी खटकता। एक दिन आमना ने कहा, ये घर है या फैशन हाउस? हर वक्त कोई ना कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। क्या हमने ये सोचा था जब शादी की थी? मैंने कहा, नीलम अपने खर्चे खुद उठाना चाहती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने मेरे ऊपर बोझ कम करने की कितनी कोशिश की है। काश वो बोझ कम करती। हकीकत में आपकी तनख्वाह का आधा हिस्सा उसके खर्च में जाता है और बाकी बातों का बोझ तो अलग है। एक दिन रात को मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि नीलम दरवाजा खोलकर अंदर आई। हाथ में एक लिफाफा था। भाई, ये कुछ पैसे जमा हुए हैं, आप रख ले, मेरे अखराजात इसी में से चलेंगे। मैंने लिफाफा देखा, 2-3 हज़ार रुपए होंगे। मैंने वापस पकड़ाते हुए कहा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम जारी रखो। आमना को जैसे ये बात भी हजम न हुई। अगले दिन चाय की मेज पर बोली, बहुत चालाकी से आपको मुतासर कर रही है। सिलाई के नाम पर 2 हज़ार लाकर दिया और आपका दिल जीत लिया। मैंने गुस्से में चाय का कप रख दिया। क्या तुम हर बात में शक निकालोगी? तुम्हें उसकी नेकी भी दिखावा लगती है, उसकी कमाई भी दिखावा। आखिर तुम चाहती क्या हो?
मैं सिर्फ सच देखती हूँ, जो रिश्ता निभाने में नाकाम रही, जो शौहर के साथ नहीं चल सकी, वो अब मेरे घर में पाकीज़गी का दर्स देती है। मैंने उसे सख्त लहजे में टोका। बस करो, तुम्हारी जुबान अब हद पार कर रही है। नीलम मेरी बहन है, वो यहाँ मेहमान नहीं, घर का फर्द है। और अगर तुम्हें उसकी मौजूदगी से इतनी तकलीफ है, तो खुलकर कहो। आमना खामोश हो गई, लेकिन वो खामोशी वक्ती थी। अंदर कुछ सुलग रहा था, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे वाकयात में बाहर आता रहता। एक शाम मैंने नीलम को किचन में देखा। वो आमना के लिए खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि आमना का मैदा खराब था। मैंने हैरत से पूछा, ये क्यों? नीलम ने सिर्फ इतना कहा, भाभी को आराम की जरूरत है। आप देर से आएंगे, इसलिए चाहा कि वो कुछ नम खा ले। मैंने कुछ कहा नहीं, बस बाहर आ गया। आमना को खिचड़ी दी तो उसने बगैर कुछ बोले प्लेट ले ली। मैंने देखा, उसने चखा भी नहीं, सीधा वापस रख दी। ऐसे लग रहा था जैसे नेकी का भी जवाब अब खामोश नफरत से दिया जा रहा है। एक रात देर तक काम करके आया तो आमना सो चुकी थी। मैं किचन से पानी लेने गया तो नीलम सेहन में बैठी नजर आई। अंधेरे में उसकी सफेद चादर दूर से साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में तस्बीह थी, लेकिन चेहरे पर कुछ घबराहट सी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। नीलम, यहाँ क्यों बैठी हो? सोना नहीं? वो चौंकी, जैसे किसी गहरी सोच से निकली हो। भाई, नींद ही नहीं आ रही, दिल अजीब सा बेचैन है। मैंने कहा, क्या बात है, तबीयत खराब है? वो बोली, नहीं, बस एक ख्वाब देखा था। मैंने तस्बीह की आवाज को सुनते हुए कहा, कैसा ख्वाब? उसने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज में कहा, अम्मा ख्वाब में आई थी। उन्होंने मुझे देखा, करीब आई और कहा, नीलम, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं खामोश हो गया। नीलम की नजरें जमीन में गुड़ी थी। मैंने कहा, ख्वाब तो आते हैं, इसका मतलब मौत थोड़ा होता है। भाई, वो बहुत साफ बोली। उनकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तैयारी करो, वक्त करीब है। मैंने बात को हल्का करने की कोशिश की, तो क्या ख्वाब में अम्मा आई तो समझे कि फौरन बुलावा आ गया? छोड़ो, ये सब वहम है। नीलम ने मेरी तरफ देखा। नहीं भाई, ये वहम नहीं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अम्मा का कहना सच होगा, इसलिए मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, क्या वादा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा जनाजा आप खुद पढ़ाना। ये मेरी वसीयत है। मैं हंस दिया। कैसी बातें कर रही हो नीलम? अल्लाह ना करे, अभी तुम्हें लंबी जिंदगी पड़ी है। अभी तो तुम्हारी दोबारा शादी की बात भी करनी है। वो सर झुकाकर बोली, अब वो वक्त गुजर गया भाई। मैंने सब देख लिया, दुनिया के लोग, रिश्ते, सब। अब दिल बस चाहता है कि खामोशी से निकल जाऊं। कोई शोर ना हो, कोई रोना धोना ना हो, बस जनाजा सादगी से हो और आप खुद नमाज पढ़ाएं। मैंने मजाक में कहा, यार मैं तो इतना नेक नहीं कि किसी का जनाजा पढ़ा सकूं। मौलवी साहब को बुला लेंगे। नीलम ने संजीदगी से मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी, वादा करें आप। मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसा इसरार देखा जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत था। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, वादा करता हूँ। उसने हाथ छोड़ दिया और तस्बीह दोबारा चलाने लगी। कुछ दिन गुजरे। नीलम ने मामूल के मुताबिक सिलाई का काम जारी रखा। वो मोहल्ले की दो तीन लड़कियों को भी सिखाने लगी थी। शाम को जब मैं वापस आता तो वो अक्सर उनके साथ बैठी होती। मैंने पूछा, ये सब सीखने आती हैं? जी भाई, वो लोग कहते हैं कि मैं अच्छे से सिखाती हूँ। मैंने सोचा, अगर मेरे बाद उन्हें कुछ आ जाए तो बेहतर है। मुझे उसकी बात कुछ खास लगी, जैसे वो वाकई किसी आखिरी तैयारी में लगी हो। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो आमना ने शिकायत की, अब तुम्हारी बहन ने हमारा घर मदरसा बना दिया है। रोज दो तीन लड़कियां आ जाती हैं, कोई कुछ सीखने, कोई कुछ सुनने। ये सब कब तक चलेगा? मैंने कहा, अगर वो सीख रही हैं तो इसमें बुरा क्या है? और नीलम को भी अच्छा लगता है कि वो किसी के काम आ रही है। आमना ने नाक चिढ़ाई। मुझे तो लगता है वो सिर्फ लोगों की नजर में नेक बनने का ड्रामा कर रही है। हर वक्त इबादत, हर वक्त दर्स, जैसे दुनिया को कुछ दिखाना हो। मैंने गुस्से को दबाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेकी भी बुरी लगती है। नीलम जो कर रही है अपने लिए कर रही है, किसी को खुश करने के लिए नहीं। नीलम ने एक दिन शाम को छत पर नमाज के बाद मुझसे कहा, भाई, अगर मेरी मौत के बाद कोई जनाजा पढ़ाने को ना आए तो परेशान मत होना, बस मेरी वसीयत याद रखना। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि कोई नहीं आएगा? मुझे अंदाजा है,
लोग जाहिर देखते हैं, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर मेरे अमाल में कोई कमी रह गई हो तो बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह माफ कर दे। उस दिन पहली बार मैं नीलम की बातों पर गौर करने लगा। उसका रवैया, उसके जुमले, उसकी तैयारियां, जैसे वो वाकई किसी आखिरी सफर की तैयारी कर रही हो। मैंने वादा कर तो दिया था, लेकिन दिल में हनूस ये यकीन था कि ये सब नीलम की उदासी का असर है। जिंदगी ऐसे नहीं होती, ख्वाब सच नहीं होते और वक्त का पता चलता है। लेकिन शायद मैं गलत था। नीलम की बातें जहन में थी, लेकिन मैंने उन्हें महज ज़हनी दबाव समझा। मगर चंद दिन बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले मामूली कमजोरी, फिर चक्कर और फिर बार बार बुखार ने उसे निढाल कर दिया। एक शाम दफ्तर से वापस आया तो आमना दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर संजीदगी थी। नीलम की तबीयत ठीक नहीं, सुबह से चारपाई पर पड़ी है, कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं फौरन उसके कमरे में गया। वो कंबल में लिपटी लेटी थी, आंखें आधी बंद और चेहरे पर अजीब सी जर्दी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। नीलम, दवा ली है तुमने? वो आहिस्ता से बोली, भाई, जिस्म में जान नहीं, सिर्फ नींद सी आती है, कुछ समझ नहीं आता। मैं उसे करीबी क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद दवा दी और कहा, ये कोई आम बुखार लगता है, लेकिन खून के टेस्ट करवा लें ताकि कुछ वाजिया हो। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आया। फिर भी बुखार कम न हुआ। नीलम की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन बाद वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रही। वो जो हमेशा खुद अपना काम करती थी, अब पानी का गिलास भी हाथ में पकड़ते कपकपाती। आमना के रवैये में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता अब वो अक्सर खामोशी से नीलम के कमरे के दरवाजे के पास से गुजर जाती। मैंने दवा तब्दील करवाई, एक और डॉक्टर से रुजू किया। उसने कुछ मजीद टेस्ट लिखे मगर सब नॉर्मल आए। एक रात नीलम ने मुझे आवाज दी, भाई, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अम्मा की कब्र के पास दफनाना, वहीं सुकून मिलेगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। उसने आंखें बंद करके कहा, दवा नहीं असर कर रही, शायद दुआ भी रास्ता भूल गई है। मैंने उसके कमरे में एक तीमारदार रखने की बात की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आपके होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। आमना ने एक दिन पूछा, ये सब क्या हो रहा है? 1 हफ्ता हो गया, दवा बदल चुके, टेस्ट नॉर्मल, फिर भी ये बिस्तर पर क्यों है? मैंने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारे पास अगर उसका इलाज है तो बता दो, वरना खामोश रहो। आमना ने मुंह मोड़ लिया, मगर मैं जानता था वो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही थी। नीलम की आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। वो घंटों खामोश पड़ी रहती, सिर्फ तस्बीह के दाने चलते रहते। एक दिन मैं उसके पास बैठा था। उसने आहिस्ता से कहा, भाई, आप जनाजा पढ़ाना मत भूलना, ये वादा था आपका। मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैं वादा निभाऊंगा, लेकिन तुमने जाना नहीं है अभी। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। शायद फैसला हो चुका है। उसी रात उसकी सांसें उखड़ने लगी। मैं उसे लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन दी, ड्रिप लगी, इंजेक्शन लगी, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं आया। सुबह 4 बजे वो खामोशी से दुनिया से चली गई। मैं वहीं उसके सरहाने बैठा था। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी लम्हे भी किसी को देखने की कोशिश की हो। उसकी मौत मेरे लिए एक धचका थी, लेकिन हैरत नहीं। उसने शायद वाकई अपनी रवानगी महसूस कर ली थी। मैंने अस्पताल से वापसी पर घर वालों को खबर दी। आमना किचन में थी, खामोशी से आई और कुछ देर नीलम के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही, फिर बगैर कुछ कहे वापस चली गई। मोहल्ले वालों को इत्तला दी, जनाजे की तैयारी शुरू हुई। मैंने लड़के को भेजा कि कारी साहब को जनाजे के लिए बुलाएं। लड़का कुछ देर बाद वापस आया, चेहरा अजीब सा था। मैंने पूछा, कारी साहब आ रहे हैं? उन्होंने इनकार कर दिया, कह रहे थे मैं जनाजा नहीं पढ़ा सकता। क्यों? कोई वजह बताएं। बस कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, दिल नहीं मान रहा। मेरे लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। मैंने खुद फोन उठाया और कारी साहब को कॉल की। कारी साहब, ये वक्त तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। नीलम आपकी शागिर्द थी। भाईजान, माफ कीजिएगा, मैंने खुद पर जब्र करके भी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं जा सकता। ऐसा क्या महसूस हो रहा है? समझा नहीं सकता, बस अजीब सी कैफियत है। दिल घबरा रहा है। मैंने फोन बंद कर दिया। वही नीलम जिसकी नेकी के सब कायल थी, आज उसका जनाजा पढ़ाने से सब कतरा रहे थे। मैंने एक और मस्जिद के इमाम से राब्ता किया।
उन्होंने पहले बात सुनी, फिर खामोश हो गए। फिर बोले, माजरत, मेरे कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन हैरत ज्यादा थी। फिर मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी सलीम से बात की।